बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा पाकिस्तान आर्मी के मुतालिक आपको बताएंगे और वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ हमने पहली कैसेट में छोड़ा था। पाकिस्तान आर्मी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि इंडियन आर्मी की कोख से निकली थी और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या था। दूसरी जंग अजीम में इंडियन आर्मी या इंडियन ब्रिटिश आर्मी बढ़ते बढ़ते 25 लाख तक पहुंच गई थी। अब जब 25 लाख की फौज होगी तो उसके लिए जाहिर है बहुत सारे ऑफिसर भी होंगे। अंग्रेज ऑफिसर इतने अवेलेबल नहीं थे, तो जैसे पहले ही आपको बताया जा चुका है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कायम की गई थी इसी मकसद के लिए, ताकि ऑफिसर्स लोकली ट्रेन किए जाए। अब दूसरी जंग अजीम में मिलिट्री एकेडमी भी ज़रूरत पूरी न कर सकी, तो OTS खोले गए, यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल्स, जहाँ पे चंद माह की तरबियत देकर ऑफिसर को ट्रेन किया गया और उन्हें जंग में भेज दिया गया। जब जंग ख़त्म हुई तो 25 लाख की फौज को कायम रखना मुमकिन न था, तो इसलिए ये फौज कम की गई और इसकी तादाद 4 लाख कर दी गई। बाकियों को रिटायर कर दिया गया। जब ऑफिसर्स को कम करने लगे तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों हुकूमतों ने रिक्वेस्ट की कि ऑफिसर्स न भेजें, हमें ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा ऑफिसर्स को रहने दिया गया और ORs को भेज दिया गया घर। उस वक्त ऑफिसर्स की कुल तादाद 22,000 थी और इन 22,000 में अंग्रेज सिर्फ 3500 थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोकल ऑफिसर्स कितने थे और अंग्रेज कितने थे। ये वो दौर था जब तहरीक पाकिस्तान जोरों पर थी। जब पाकिस्तान का लफ्ज़ आया कि पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क होगा, तो ज़ाहिर है फौज का सवाल भी आया। कहते हैं कि किसी भी आज़ाद मुल्क के लिए 3 चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। एक टुकड़ा ज़मीन जिसे वतन का नाम दिया जा सके। 2, ऐसे लोगों का ग्रुप जो हम ख्याल हों और इकट्ठे रहने पे मुत्तफिक हो। और तीसरा, एक मजबूत फौज जो ऐसे इलाके की या इस टुकड़ा ज़मीन की हिफाजत कर सके। अब पाकिस्तान जब मारज़ वजूद में आ रहा था तो सब ने ये सोचा कि हमें फौज भी चाहिए और आज़ाद फौज चाहिए और अच्छी फौज चाहिए। यहाँ पे आकर कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ यूं हुई कि हिंदू ऑफिसर्स इसके सख्त खिलाफ हो गए। वो चाहते थे कि बेशक पाकिस्तान बढ़ जाए, पाकिस्तान अलहदा हो जाए, फौज अलहदा ना हो। फौज का कमांडर इन चीफ या सुप्रीम कमांडर एक ही रहे, और जब वक्त आए या ज़रूरत पड़े तो हम इसी तरह मिलकर लड़ें जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वार में हम लड़े थे। आपको पता है कि फौज एक ऐसा महकमा है जहाँ भाईचारा बहुत ज़रूरी होता है। जब एक दूसरे पे एतमाद ना हो तो फिर फौज के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हिंदू अफसर की ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरह फौज
ایک ہی رہے، اور ان میں سب سے بڑا لیڈر بریگیڈیئر کریاپا تھا، جو بعد میں آزاد ہندوستان کا پہلا کمانڈر ان چیف بنا۔ یہ شخص یہاں تک کہ یہ قائد اعظم کے پاس بھی پہنچ گیا کہ جناب آپ فوج کو تقسیم نہ کرنے دیں، لیکن قائد اعظم ایسے انسان تھے کہ وہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی چٹکی میں حل کر لیتے تھے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں بریگیڈیئر کریاپا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو آرمی افسر ہوں۔ تو قید نے جواب دیا بہت اچھا بہت اچھا، تو اپنا کام بہت تسلی سے کر، باقیوں کا کام تو چھوڑ دے، اور یہ کہہ کر آگے چل پڑے اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن اسٹاف کالج کیمبرلے انگلینڈ میں، وہاں بھی یہ مسئلہ بہت شد و مد سے اٹھایا گیا۔ وہاں میجر بھگت، یہ وہ شخص تھا جس کو وکٹوریہ کراس ملا تھا، اس نے سب آفیسر کو ملا کر ایک یادداشت تیار کی جو یہ اس وقت کے حکمران کنگ کو پریزنٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس یادداشت پہ جو مسلمان آفیسرز تھے وہاں پہ، انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو یہ یادداشت ختم ہو گئی اور کچھ نہ ہو سکا۔ تو یوں یہ مسئلہ ادھر ہی ختم ہو گیا، لیکن ان لوگوں نے حد الوسع کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ فوج تقسیم نہ ہو۔ اب یہاں پہ جب فوج کی تقسیم کا مسئلہ حل ہو گیا اور فیصلہ ہو گیا کہ فوج تقسیم ہوگی، تو اس وقت ایک اور چال چلی گئی، اور وہ چال ایک ہندو چندو لال، یہ شخص ڈیفنس میں ڈیفنس سیکرٹری تھا، بہت انفلوئنشل تھا، یہاں تک کہ اسے ماؤنٹ بیٹن بھی جانتا تھا۔ اس نے سب آفیسرز کے ساتھ مل کر کوشش کی کہ کسی طریقے تقسیم نہ ہو، لیکن یہ بھی جب مایوس ہوا تو اس نے یہ کیا کہ جتنی بھی مسلمان یونٹیں تھی انہیں دور دور پوسٹ کر دیا، اور پنجاب میں اس نے سکھوں کو پوسٹ کر دیا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر مائیگریشن کا چکر چلتا ہے تو سکھ اچھی طرح اپنی قوم کی حفاظت کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ جب مسلمانوں کے قافلے آنے شروع ہوئے تو سکھوں نے بہت ظالمانہ طریقے سے قتل و غارت کی اور اپنے لوگوں کی حفاظت کی۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو ہمارے اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل مسروی کا یہ مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ مسلمان سویلین پہ قافلوں پہ وسیع پیمانے پر حملے کیے گئے، ان کا خون بہایا گیا، اور یہاں تک کہ انسانیت کانپ اٹھی۔ کہتا ہے کہ میں نے مشرقی پنجاب میں ایک چھوٹی سی نہر کے کنارے پر ہر طرف لاشیں ہی لاشیں دیکھی، معصوم بچوں کے سر کچل کر مارا گیا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان کی ٹانگوں سے پکڑ کر ان کے سر پل کی دیوار سے زور سے مار کر کچل دیے گئے ہیں۔ جوان عورتوں میں سے کسی کا جسم سلامت نہ تھا، حتیٰ کہ ان کے جسموں کو ڈھانپنے تک کی زحمت گوارا نہیں کی گئی تھی۔ بوڑھے مردوں اور عورتوں کے پیٹ میں سنگینے مار کر قتل کیا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ٹارچ کی روشنی میں دل دہلا دینے والا سین تھا۔ تو یہ حالت تھی جو سکھوں نے کی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ بہرحال وقت گزر گیا اور
अल्लाह ताला की रहमत से मुसलमान सेट भी हो गए। अब जब तकसीम हिंद की शुरू हुई, सोल्जर की तकसीम शुरू हुई, तो 4 लाख में से 2,60,000 हिंदुस्तान को दिए गए, 1,40,000 पाकिस्तान के हिस्से में आए। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ वो ये था ऑफिसर्स का। हमारी ज़रूरत ऑफिसर्स की 4,000 थी, जबकि हमें सिर्फ 2,000 ऑफिसर मिले, और 2,000 से ज़रूरत पूरी करनी मुमकिन न थी, क्योंकि हमें जो सोल्जर मिल रहे थे, ये जो यूनिटें मिल रही थी, उसमें तंजीम नौ की सख्त ज़रूरत थी, और उसके लिए हमें तजर्बाकार ऑफिसर की ज़रूरत थी। बहरहाल हमें मजबूरन 500 ऑफिसर्स अंग्रेज़ों से भी मुख्तियार लेने पड़े, जिनमें कमांडर इन चीफ भी शामिल था, और उनसे हमने काम चलाया। सीनियर ऑफिसर हमें सिर्फ 56 मिले। उन 56 में जनरल्स गालबन 2 थे, बाकी उससे कम थे। बंटवारे के वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कुल 29 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थी, और हर रेजिमेंट में कई अदद बटालियन थी। इन 29 रेजिमेंट्स में से पाकिस्तान के हिस्से में महज 8 रेजिमेंट्स आई। 20 आर्मर्ड कोर यानी टैंक रेजिमेंट्स थी, जिनसे पाकिस्तान को 6 मिली, और इसी तरह 48 तोपखाने की रेजिमेंट्स थी, जिनमें से 8 हमारे हिस्से में आई। ये तकसीम चूंकि मजहबी बुनियाद पर की गई थी, इसलिए ये रेजिमेंट्स लंगड़ी लूली हमें मिली, हमें मुकम्मल नहीं मिली हैं, ना मुकम्मल शक्ल में हमें मिली। मसलन उस वक्त फौजी तंजीम 3 बुनियादों पर कायम थी। अव्वल हिंदू यूनिट्स जैसे जाट, सिख, गोरखे, कमाऊं, ग्रेनेडियर्स, राजपूत वगैरह, और ये तमाम की तमाम मुकम्मल सूरत में हिंदुस्तान को मिली। दूसरा मुसलमान इन्फेंट्री यूनिट थी, जैसे फ्रंटियर फोर्स या बलोच रेजिमेंट्स वगैरह, तो ये पाकिस्तान को मिली। तीसरी सूरत वो थी जिसमें मिक्स एलिमेंट थे, जिसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे। तो इन यूनिटों में से जो मुसलमान कंपनियां थीं या मुसलमान सोल्जर्स थे, वो पाकिस्तान को मिले, और बाकी भारत के पास चली गई। इसी तरह टैंक रेजिमेंट यानी रिसाला जो है, उसमें मिली जुली कंपनियां थी, लिहाजा इनकी तकसीम भी इसी तरह हुई। किसी यूनिट के हमें महज चंद सिपाही मिले, और किसी यूनिट की एक कंपनी मिली, तो अब जाहिर है कि इनसे हम काम नहीं चला सकते थे। जो सबसे बड़ा मसला हमारे लिए खड़ा हो गया वो ये था कि हमारे पास ना तो टेक्निकल ट्रेड के ऑफिसर्स थे और न ही टेक्निकल ट्रेड के ज़्यादा सोल्जर थे। यानी टेक्निकल ट्रेड जैसे ईएमई हैं, इंजीनियर्स हैं, सिग्नल हैं, बहुत थोड़े लोग थे हमारे पास, और ऑफिसर्स भी नहीं थे। बहरहाल अब जब इनकी तरबियत का मसला शुरू हुआ तो बहुत सारे मसाइल सामने आए, लेकिन शुक्र है कि कुछ ऑफिसर्स अपनी फाइलें साथ लाए थे जिनसे काम चल गया। जैसे मेजर टिक्का खान थे, ये उस वक्त इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्लाटून कमांडर थे। तो ये जब आने लगे तो वहाँ से कुछ फाइलें अपने साथ ले आए। इन फाइलों पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग शुरू की गई थी और ये फाइलें बहुत काम आई। इसी तरह कुछ ऑफिसर यूनिट की एक्सरसाइज की
की फाइलें, इवन क्लर्क जो थे वो भी कुछ न कुछ साथ लेकर आए थे। उन फाइलों को सामने रखकर नई एक्सरसाइजेज तैयार की गई और अपनी यूनिट्स को उनके मुताबिक तरबियत दी गई। तीसरा मसला ये आया जो टेक्निकल ट्रेड का, तो वहाँ हम बिल्कुल हेल्पलेस थे। तो वहाँ हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अंग्रेज अफसरों का कि उन्होंने अपने दोस्तों से रब्ता किया इंडिया में, वहाँ से फाइलें मंगवाईं और उन फाइलों की मदद से हमने अपने जवानों को तरबियत दी और जवान माशाल्लाह तैयार हो गए। अब जो बाकी मसले हमारे सामने थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। मसलन पहला मसला ये पेश हुआ कि GHQ, हमें अपने GHQ के लिए पहली तरजीह कराची थी। कराची में कोशिश की गई लेकिन वो मुनासिब न समझा गया। फिर बिल आखिर पिंडी को मुनासिब समझा गया क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ फौज का नॉर्दर्न हेडक्वार्टर था जिसमें मसरवी साहब कमांड कर रहे थे। तो मसरवी ही को रिक्वेस्ट करके कमांडर इन चीफ बना दिया गया और इसे GHQ को शक्ल दे दी गई। अब GHQ इंडिया में था और जो फौज का सुप्रीम कमांडर था, दोनों अफवाज का सुप्रीम कमांडर उस वक्त एक ही था और वो था फील्ड मार्शल आकन लैंग। ये इंडिया में बैठता था। इसी तरह हिंदू ने माउंट बैटन को अपना गवर्नर जनरल सेलेक्ट कर लिया, वो भी इंडिया में बैठता था। अब जाहिर है कि जब वो इंडिया में बैठते थे तो लोग इन्हें अप्रोच भी करते थे, कुछ लोगों के साथ इनकी दोस्ती भी थी, अंडरस्टैंडिंग भी थी, तो उनकी मदद करते रहे और हमें ये प्रॉब्लम रहा। हमें जो दूसरा मसला पेश आया वो ये था कि हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं थे और वो सारे के सारे इंडिया में चले गए। और उसके साथ जो वर्स्ट मसला हुआ, जो सबसे बड़ा मसला था, हमारे पास मिलिट्री अकेडमी भी नहीं थी। अब सवाल पैदा हुआ कि हम अपने ऑफिसर्स को कहाँ ट्रेन करें। तो इसके लिए बहुत भाग दौड़ की गई। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ इस्टेब्लिश किए गए और ब्रिगेडियर एंगल उनकी मदद से मिलिट्री एकेडमी भी कायम की गई काकुल में, जो एबटाबाद के पास है, और ये दुनिया की एक बेहतरीन एकेडमी साबित हुई। तीसरा मसला ये था कि दूसरी जंग अजीम जो कि फार ईस्ट उस तरफ लड़ी गई थी और वैसे भी अंग्रेज़ों ने ज़्यादा डेवलप जो किया था वो कलकत्ता साइड को किया था। तो जितने भी मिलिट्री स्टोर्स थे, असला के स्टोर्स थे, वो सारे के सारे उसी तरफ थे और वो सारे के सारे इंडिया में चले गए। हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब हमें जो भी ज़रूरत थी, फैसला तो ये हुआ कि तीसरा हिस्सा स्टोर का पाकिस्तान को मिलेगा, लेकिन ये तीसरा हिस्सा अब इंडिया की मर्जी थी कि वो किस किस्म का स्टोर हमें देते हैं। इसकी एक मिसाल यूँ है कि हमारे हिस्से में तकरीबन 300 बोगियाँ आनी थी और हमें सिर्फ 3 बोगियाँ मिली और कहा गया कि असला है आपके लिए। लेकिन जब वो 3 बोगियाँ खोली गई तो उनमें इस्तेमाल शुदा पट्टियाँ थी। उन पट्टियों का हम क्या करते। और इसके साथ ही एक और मसला खड़ा हो गया, वो ये था कि कबायली ये कश्मीर में चले गए, तो कबायलियों के जाने से इंडिया शेर हो गया और उसने ये पॉइंट लिया कि चूंकि आप हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं इसलिए हम आपको हथियार नहीं दे सकते।
बहरहाल जो भी हथियार उन्होंने हमें दिए वो इस काबिल नहीं थे कि उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते। तो ये मसला हमारे लिए रहा। अब मसला था असला फैक्ट्री का। हमारे पास कोई असला फैक्ट्री भी नहीं थी, असला फैक्ट्रियां भी उधर थी, तो लिहाजा हमें बहुत परेशानी से, बहुत कोशिश से हमें अपनी असला फैक्ट्री कायम करनी पड़ी, जहां हमारा असला तैयार होना शुरू हो गया। अल्लाह ताला का फजल है कि हमारे लोगों की मेहनत से हमने हर काम कर लिया, सेंटर्स भी बना लिए, मिलिट्री एकेडमी भी बना ली, और बाकी जो हमारे जैसे फैक्ट्री है वो भी बना ली, अपने स्टोर भी बना लिए, और जो जो हमारी ज़रूरत थी बाकी वो भी हमने बना ली। और अल्लाह के फजल से फ़ौज इतनी अच्छी साबित हुई, ये अब दुनिया की 7वीं शानदार फ़ौज है, और इस फ़ौज ने बहुत से कारहाय नुमायां अंजाम दिए हैं। दफा के अलावा मुल्क में कुदरती आफात जिसमें ज़लज़ले आएँ, बारिशें हों, सैलाब आएँ, जो कुछ भी हो, अमन अमान का मसला हो, तो फ़ौज सबसे पहले, और फ़ौज ही जाकर कंट्रोल करती है, सब कुछ करती है। और अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमारी फ़ौज ने बहुत शानदार काम किया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी नौजवान ख़वातीन भी इसमें शद्दोबद्द से हिस्सा ले रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शदीद मौसम में भी, बल्कि मजाक किया जाता है कि जहाँ परिंदे भी पर नहीं मार सकते, फौज को वहाँ भी जाना पड़ता है। अब सियाचिन की मिसाल लें, बर्फ का सहरा है जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, बल्कि जब सांस निकलता है तो वो बर्फ के टुकड़े बनकर गिरता है। कप चाय बनाने के लिए 2.5 से 3 घंटे चाहिए होते हैं, तो वहाँ भी हमारी फौज माशाल्लाह सीना सपर है और अपना फर्ज अदा कर रही है। इसके मुकाबले में थर को लें, थर का सहरा, जहाँ गर्मी में दोपहर को लोहा भी पिघलना शुरू हो जाता है, तो वहाँ भी हमारे जवान माशाल्लाह मुल्क की हिफाजत के लिए सर बकफ खड़े हैं, और हमें उस पर फख्र होना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।